नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। वो खबर जो न्यायाधीशों से भी जुड़ी है और आपके लिए न्याय से भी। वो खबर जो आपको इतिहास की सच्चाइयों से रूबरू करवाएंगी और वो खबरें जो आपकी जेब से सीधे तौर पर जुड़ी है। तो खबरों की खबर में हम आपको आज दिखाएंगे कि अध जले कैश केस में फंसे दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में न्यायिक जांच तो शुरू हो गई है। अब उसमें आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नई चुनौतियां उनके सामने आ सकती हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर जो विवादित बयान दिया, उसके बाद राणा वर्सेस बाबर के मामले में इतिहास क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा राजनीति इस वक्त इतिहास पे चल रही है। और आज हम आपको महाराष्ट्र भी लिए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब वाले विवाद में जब बात बिगड़ी तो कैसे और कहां योगी मॉडल का प्रयोग महाराष्ट्र में भी शुरू कर दिया है। ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और हम आपको मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बारे में ये बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि किसने और क्यों कहा कि इसका वध तो मुस्कान के हाथों ही होगा। लेकिन शुरुआत करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर मिले अध जले नोट के मामले में हो रही न्यायिक जांच से। आपने देखा होगा, आम व्यक्ति के घर पर अगर इस तरीके से बड़ा कैश पकड़ा जाए तो बुलडोजर चल जाता है, जांच शुरू हो जाती है, छापेमारी शुरू हो जाती है, अरेस्ट हो जाता है। लेकिन जस्टिस वर्मा के मामले में फिलहाल 3 सदस्यीय जजों की न्यायिक जांच बन चुकी है, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कर दिया है। लेकिन जब तक जांच होती है तब तक जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक काम करने से दूर कर दिया गया है। अब जांच तो शुरू हो रही है, जज साहब की जांच है, ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं। जज साहब की जांच करने में कई चुनौतियां जांच एजेंसियों के सामने आने वाली हैं, क्योंकि खुद जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि ये पैसा, ये कैश उनका नहीं है। क्या क्या चुनौतियां आएंगी एजेंसी के सामने, कैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यही वो नोट है जो यहाँ इस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर से साफ सफाई करने के दौरान बरामद हुए हैं। 500 के 3 नोट हैं और अभी भी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर इस तरह के जले हुए नोट मिल रहे हैं। एक जज के घर में जले हुए कैश पर विवादों की आग 10 दिन बाद भी धधक ही रही है। सवाल है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या होगा। टीएमसी ने तो महाभियोग लगाने की मांग कर दी है। Judiciary, we don't want anything. We are having all the time. We are having a confidence on the judiciary. People expect justice from the judiciary, and judiciary really supervise everything. If there is something wrong in the judiciary itself, what the country is going on. Not only one case, it may be other cases also. Nobody knows. And I will thank God if it is limited to only one case. Stringent step has to be taken. जस्टिस वर्मा के घर में होली के दिन लगी आग में अधजले नोटों की जांच की आंच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने न्यायिक जांच के लिए जिन जजों की कमेटी को ये काम सौंपा है, उनमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। इन सभी जजों को संवैधानिक अदालतों में 1 दशक से ज्यादा का अनुभव है, फिर भी इनके लिए ये जांच आसान नहीं होगी। इसमें जस्टिस वर्मा के मोबाइल डेटा और कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण एक चुनौती भरा काम है। इसमें अपने अदालती कामकाज के अलावा इस काम को करना है, जिसमें कई लोगों से पूछताछ करनी होगी। जस्टिस वर्मा के घर और जिस कमरे में अधजली नकदी मिली, उन सब की फॉरेंसिक जांच को भी बहुत बारीकी से देखना होगा। ये एक चुनौतीपूर्ण काम है कि जले हुए कैश के वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सके। जिस तरह दिल्ली फायर ब्रिगेड के प्रमुख के बयान में यूटर्न आया, उसके बाद उनसे भी पूछताछ एक अहम काम होगा। दरअसल फायर ब्रिगेड के चीफ ने पहले कहा कि जज की आवाज से कोई नकदी नहीं मिली और बाद में अपने बयान से यू टर्न ले लिया।
इन चुनौतियों के बीच जस्टिस वर्मा और इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ होने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी कैश मिलने की घटना के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है और सीजीआई संजीव खन्ना ने इन हाउस इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। 3 जजों की कमेटी इस मामले की आगे जांच करेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबी चौड़ी कवायद इस कमेटी को करनी पड़ेगी ताकि इस मामले की जांच पूरी तरीके से हो सके और वो मामले की तह तक जा सके। इस जांच में कई विरोधाभास भी हैं। जस्टिस वर्मा का कहना है कि जिस कमरे में अज्जले कैश मिले वो कमरा सबके लिए खुला था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मेरे द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी के कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती है। इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DK उपाध्याय ने सिफारिश की है कि इस मामले में गहन जांच की जरूरत है। यहाँ तक कि कानून के दिग्गज भी इसे एक गंभीर मामला बताकर जांच की मांग कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा कांड आपके घर में हो चुका है तो ये भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इन चीजों के क्या आंसर है क्या नहीं, आई डोंट नो, बट देखिए मेरे हिसाब से टाइम इज नाउ कम फॉर द एंटायर सिस्टम टू बी रिवैम्प्ड। अगर ये कांड हुआ है तो अगर कोई छोटा अफसर ये कांड करता तो उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन। तो ये तो नहीं हो सकता कि कांड है आपने रिजाइन कर दिया चले गए और बात दबा दी गई, ये भी गलत है। मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की रिकमेंडेशन है कि जस्टिस वर्मा को उनकी पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जाए, उसको ऑर्डर को जारी करें ताकि यहाँ से जस्टिस वर्मा जो है अपना वहाँ जुडिशियल काम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर सके और यहाँ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चालू रह सके। इस बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से कहा है कि वो अपने मोबाइल फोन से कोई भी डेटा डिलीट ना करें, न ही मोबाइल फोन को नष्ट करें। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में न्याय व्यवस्था की छवि जरूर नष्ट हुई है। ये सारा घटनाक्रम उस वक्त सुर्खियों में आया जब संसद का बजट सत्र चल रहा था। खास बात यह है कि कहां बीजेपी से लेकर टीएमसी और चंद्रशेखर आजाद तक जस्टिस वर्मा की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का लहजा कुछ नरम सा है। करोड़ों रुपए का जलने का वीडियो जो आया और उसमें 6-7 दिन तक चुप्पी हुई, तो मेरे नहीं करोड़ों लोगों के मन में चिंता है कि जिस न्यायपालिका पे हम भरोसा कर रहे हैं कि वो हमें न्याय देगी, अगर वो न्यायपालिका ही वहीं से फिर जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा या वहीं से जो है फिर डिस्कशन नहीं हो रहा या वहाँ फिर पॉलिसी का नहीं लागू हो रही, तो फिर देश में न्याय के मंदिर में भरोसा कौन करेगा? देखिए ऐसा है, जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक जस्टिस वर्मा के मामले में न्यायिक जांच चल रही है तब तक वो कोई न्यायिक काम नहीं करेंगे। जाहिर है कि जस्टिस वर्मा के लिए आने वाले दिन मुश्किलों और कठिनाइयों से भरे हुए हैं। दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। दरअसल अपने देश में कॉलेजियम सिस्टम ही ये तय करता है कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी, और इस पूरे मामले में भी यही पूरी कहानी है। कॉलेजियम सिस्टम की उनके रिकमेंडेशन पर, उनकी सिफारिश पर ही जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था हाई कोर्ट में। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसकी पेचीदगियां हैं, क्या क्या इसका दायरा है, ये भी अब आपको बता देते हैं। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े जजों को मिलाकर बनता है, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। अब इसका कामकाज में क्या क्या इसके दायरे में आता है। कॉलेजियम सिस्टम वो न्यायिक तरीका है और प्रक्रिया है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के मामले में 3 बड़े और अहम काम किए जाते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश यही 5 जजों की कॉलेजियम करती है। दूसरा काम जो करते हैं, हाई कोर्ट के जजों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जो तबादला किया जाता है वो सिफारिश यही कॉलेजियम सिस्टम सरकार को करता है। और तीसरा काम जो कॉलेजियम का है वो यह है हाई कोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए सिफारिश करना।
यह सिस्टम संविधान या संसद के बनाए गए किसी कानून से नहीं आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों के जरिए धीरे धीरे स्वतः विकसित हुआ है। यानी जजों की नियुक्तियां जज साहब खुद करते हैं, जजों के ट्रांसफर जजों का ये कोलिजियम सिस्टम करता है, जिसका विरोध अभी आपने सुना सांसद चंद्रशेखर कर रहे थे, कहते हुए कि नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन होना चाहिए, इस कोलिजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम पर पहले से सवाल उठते रहे, लेकिन जस्टिस वर्मा केस के बाद से ये मामला अब और तेजी से सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार कोलिजियम सिस्टम की जरूरत क्या है। आप कोई भी फील्ड तय करो, क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक की जॉब्स में, आप और कहीं चाहे लोअर जुडिशरी में तय करो, चाहे चपरासी बनना हो उसके लिए भी टेस्ट होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज बनना हो, ऐसा कोई रास्ता आपके पास नहीं है कि आप मेरिट के आधार पे, परीक्षा के आधार पे, संघर्ष के आधार पे या आपके संकल्प के आधार पर बन जाओ। इसके लिए आपको किसी ना किसी जज का भाई भतीजा, बेटा बेटी, बुआ फूफा, जमाई, बहू होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा जो है लोगों के मन में शंका, ये लोगों से हमारे पास आता है। आज मैं उस मांग को उठा रहा हूँ जो 2014 में केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री और केंद्र की हमारी सरकार लेके आई थी, जो 99वां संशोधन था, संविधान संशोधन, कि इस देश से कोलिजियम खत्म होके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनना चाहिए। तो सुना आपने कैसे विरोध हो रहा है कोलिजियम सिस्टम का, क्योंकि कोलिजियम की सिफारिश पर ही जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद से दिल्ली हुआ, और दिल्ली में जो कुछ उनके घर से दिखा अभी तक, जो आरोप लगे वो बहुत गंभीर है। 15 करोड़ रुपए कैश मिलने के, जो कि आग लगने की वजह से सामने आए। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस क्या है। नियुक्ति का हमने आपको बता दिया, अब हटाने का बताते हैं। पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब जजों की निष्ठा पर सवाल उठे हैं, महाभियोग की मांग उठी है। तो सबसे पहले इस मामले में 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की थी, जान लीजिए आप लोग। ऐसे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं, तो सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। अगर जवाब जज साहब का संतोषजनक नहीं हुआ तो एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं तो मुख्य न्यायाधीश जज से उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं, लेकिन अगर जज इस्तीफा देने से इनकार कर दे तो मुख्य न्यायाधीश सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश कर सकते हैं। फिर महाभियोग के लिए भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी जाती है, जिससे संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सके। महाभियोग में संसद में बाकायदा बहस होती है और उसके बाद महाभियोग तय होता है। लेकिन उससे पहले जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट तक जो पहुंचे हैं, इसके बाद जो विवाद शुरू हुआ, कहानी और भी आगे बढ़ गई है। सबसे पहले सवाल है कि जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में ही रहेंगे या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो कोलिजियम ने उनका ट्रांसफर दिल्ली से वापस इलाहाबाद जाने के लिए कर दिया है। 20 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने 5 सदस्यीय कोलिजियम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कोलिजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट का ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पास किया, लेकिन उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक लेटर जारी करके कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आधार पर इलाहाबाद स्थानांतरित किया है। ये सजा है या फिर इनाम दिया जा रहा है? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ेदान है? इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील कल से अब इस कोलिजियम के फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवहार का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हंसराज HR खन्ना साहब की फैमिली से हैं। HR खन्ना का मतलब होता है हिंदुस्तान में एक भगवान, डेमोक्रेसी का भगवान कहा जाता है उन्हें। HR खन्ना साहब डेमोक्रेसी के भगवान माने जाते हैं। उस परिवार से हैं हमारे CJI, बहुत भरोसा है हमको उनके ऊपर। लेकिन आज उस भरोसे का क्या हो रहा है? जिद्द है, बच्चों वाली जिद्द है। ये बच्चों वाली जिद्द है। यशवंत वर्मा साहब एक जज को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी स्टेक पे लाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाला जा रहा है। जुडिशियल ऑटोक्रेसी पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और इस मुद्दे का सलूशन गवर्नमेंट मिल के निकाले। और ये जस्टिस वर्मा की खबर से अब आगे बढ़ते हैं।
समय के पत्थर पर लिखा इतिहास विवादों की एक चिंगारी से भयानक आग में बदल जाता है। संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने 16वीं सदी के वीर योद्धा और मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा के बारे में जो आपत्तिजनक बयान पिछले हफ्ते दिया, उसकी प्रतिक्रिया अब पूरे राजस्थान में दिखाई पड़ रही है। यहां तक कि सुमन के खिलाफ मामला तक दर्ज हो गया है। धीरे धीरे ये मामला जब राणा सांगा वर्सेस बाबर का बनता जा रहा है, तो इन दोनों के बीच इतिहास कहां खड़ा है, इसको समझने के लिए हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। अभी औरंगजेब पर लगी आग बुझी नहीं थी कि बाबर बनाम राणा सांगा के नाम पर विरोध की आग चल उठी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी बवाल राजस्थान में शहर दर शहर फैल चुका है। झालावाड़ में रामजी लाल सुमन का पुतला फूका गया। मिनी सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कोटा में भी युवाओं ने प्रदर्शन कर सांसद रामजी लाल को बर्खास्त करने की मांग की। जैसलमेर और श्रीगंगानगर में भी सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं श्रीगंगानगर में पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने इस पर क्या कहा, इसे सुनिए। अगर ये इस तरीके की टुच्ची हरकत करें कि आपके इतिहास का एक पन्ना उखेड़ लिया तो क्या हो गया? हमने अगर पन्ना उखेड़ा तुम्हारा तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। और जो तुम लंबी जीप कर करके बोल रहे हो ना, तुम्हारी जीप काट के हाथ में दे देंगे, तुम्हें मालूम नहीं चलेगा हुआ क्या है। जूते पड़ेंगे, भिगो भिगो के जूते। और ऐसे लोगों का हाल यही होना चाहिए, जहां दिखे वहां मारो। लोग आहत हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहने से पहले उनके इतिहास के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के किलों की दीवारों पर राणा सांगा की वीरता के प्रतीक जुड़े हुए हैं। उनकी तलवार, उनके बर्छे, उनके इस्तेमाल किए जाने वाले कवच, उनकी ढाल, सब कुछ इस बात का प्रतीक है कि राणा की ताकत का लोहा उनके दुश्मन भी मानते थे। जिस बाबर का नाम लेकर रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर आपत्तिजनक बयान दिया, उस बाबर के साथ राणा सांगा की लड़ाई और जीत का गवाह बयाना का मैदान है। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने राजपुताना पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा था, लेकिन भरतपुर से 25 किलोमीटर दूर बयाना के मैदान में उसका पाला राणा सांगा से पड़ गया। राणा सांगा और बाबर के बीच 21 फरवरी 1527 को वो युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराकर बयाना के किले पर कब्जा किया था, लेकिन राणा सांगा के पराक्रम के आगे बाबर को हारना पड़ा। उस हार का सबूत बयाना में ही स्थित तौबा मस्जिद भी है। उसी मस्जिद में बैठकर बाबर ने शराब से तौबा कर ली थी। यहाँ ये युद्ध के टाइम पे वो कोई समय पे युद्ध हुआ था, इतनी तो मुझे खैर मालूमात नहीं है पूरी तौर से जी, लेकिन इस बात के बारे में ये जानकारी है कि इससे तौबा मस्जिद कहते हैं। बाबर ने आके इसमें तौबा की थी जंग के बाद में। ये शराब वगैरह यहाँ छोड़ी? हाँ, छोड़ी। महाराणा सांगा ने अगर बाबर से लोहा लिया था, तो उनकी तीसरी पीढ़ी के महाराणा प्रताप ने बाबर की तीसरी पीढ़ी के अकबर से लोहा लिया था। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में जब कभी अपनी आजादी और वतन के लिए लड़ने की बात आती है, तो महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के सांसद के बेतुके बयान के खिलाफ राजस्थान की राजनीति गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामजी लाल सुमन के बिगड़ैल बोल पर सवाल खड़े किए। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में
भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं। अब सवाल है कि जिस राणा में अपनी छाती पर दुश्मनों के हथियारों को झेलने की ताकत थी, क्या उन्होंने कभी बाबर को भारत बुलाया होगा? राणा सांगा ने 1508 ईस्वी में मेवाड़ का शासन संभाला। अपनी जिंदगी में राणा सांगा ने 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को बार बार हराया था। इसके अलावा राणा सांगा ने गुजरात और मालवा के सुल्तानों को भी पहले अलग अलग लड़ाइयों में हराया। उसके बाद दोनों की संयुक्त सेना तक को हराया था। यहाँ तक कि बयाना के मैदान में उस बाबर को भी हराया था, जिसे हिंदुस्तान में लाने का नया इतिहास रामजी लाल सुमन रच रहे हैं। राणा की सेना में 80,000 घोड़े, 500 हाथी और करीब 2 लाख पैदल सैनिक थे। राणा सांगा के पराक्रम का ही नतीजा था कि उनके मेवाड़ की सीमाएं पूरब में आगरा और दक्षिण में गुजरात की सीमा तक पहुंच गई थी। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के मुताबिक ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरौन, रामपुरा और आबू के राजा उन्हें अपना अधिपति मानते थे। लेकिन इतने सारे युद्ध की कीमत उन्होंने अपने बदन पर तीर, तलवार और बर्छियां झेल कर चुकाई थी। इन लड़ाइयों के कारण उनके शरीर पर 80 से ज्यादा गंभीर घावों के निशान थे। इतना ही नहीं, लड़ाइयों के कारण उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर भी ठीक से काम नहीं करता था। अपने जीवन में राणा सांगा ने खानवा के अलावा कोई भी युद्ध हारा नहीं था। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा को बाबर को बुलाने की कोई जरूरत कभी पड़ी ही नहीं थी। जिस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बात बाबर लिख रहा है, उस पर आक्रमण करने की बात लिख रहा है, उस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा पहले ही युद्ध में परास्त कर चुके हैं। आप देखें कि उत्तर भारत की जो स्थिति है उसमें पूर्व में इब्राहिम लोदी और पश्चिम में और दक्षिण में दोनों मुस्लिम शासक। उत्तर भारत जो था वो सारा गिरा हुआ था मुस्लिमों से, और बारी बारी से राणा सांगा ऐसे योद्धा थे जिन्होंने तीनों मुस्लिम शासकों को बारी बारी से पराजित किया था। राणा के किलों की बुनियाद हो या गुंबद, राजस्थान की सड़कें हो या विधानसभा, हर जगह समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर हुंकारी प्रतिक्रियाएं गूंजती रही और मांग ये होती रही कि सुमन को अपने भारत विरोधी बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राणा सांगा जैसे वीर योद्धा के विषय में स्तरहीन शब्दों का प्रयोग उनकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके मूल में है वो लोग सनातन विरोधी हैं, वो लोग भारत विरोधी हैं, वो संस्कृति विरोधी हैं और उनकी जो भाव हैं वो सदन में भी निकल करके आ गए। राणा सांगा के जो स्टेटमेंट है वो सदन में कहा गया है और सदन के अंदर उन्होंने गलत तथ्य रखे हैं और सदन में कह के हम सब नागरिकों को भी मिसलीड कर रहे हैं और सदन को भी मिसलीड कर रहे हैं। और सदन की गरिमा रखने सब सदस्यों की जिम्मेदारी है और आई थिंक जो दूसरे सदस्य हैं उनको भी इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। साफ है कि राणा सांगा की विरासत पर छिड़ी ये जंग आगे और भी कई रंग दिखा सकती है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अब जब हम इतिहास में झांक ही रहे हैं वर्तमान की आंखों से, तो आपको औरंगजेब मामले का भी अपडेट दे देते हैं। एक और जंग औरंगजेब की कब्र को लेकर भी इन दिनों छिड़ी हुई है। पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर नागपुर में हिंसा हुई थी। अब उस हिंसा के मास्टरमाइंड माने जा रहे फहीम खान के मकान पर बुलडोजर चल गया है। 24 घंटे का नोटिस देने के बाद आज सुबह फहीम के मकान का एक बड़ा हिस्सा ढहा दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संकेत दिए कि जो हिंसा में शामिल रहे हैं उनसे वसूली की जाएगी। सोमवार सुबह नागपुर के संजय बाग कॉलोनी में यह मकान 2.5 घंटे में धराशायी हो गया। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के इस घर को अवैध माना गया क्योंकि महानगर पालिका का दावा है लीज 5 वर्ष पहले ही खत्म हो चुकी है। आरोप है कि इस मकान का 86 वर्ग मीटर एरिया अनधिकृत रूप से बना हुआ है। वर्ष 2020 में इसकी लीज भी खत्म हो चुकी है, जिसे रिन्यू नहीं कराया गया और बिना इजाजत लिए मकान का निर्माण कराया गया। 21 मार्च को प्रशासन ने नोटिस दिया था कि 24 घंटे में खुद से अतिक्रमण हटा लें, जिसके बाद सोमवार सुबह कार्रवाई की गई।
उधर महाल इलाके में नागपुर हिंसा के एक और आरोपी अब्दुल हफीज के घर के कुछ हिस्से पर महानगर पालिका का हथौड़ा चला, लेकिन दोनों आरोपियों की याचिका के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। महानगर पालिका और राज्य सरकार को 15 अगस्त तक जवाब फाइल करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नोटिस देने के बाद भी 15 दिन का समय आरोपी को देना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय इन्होंने तुरंत कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं और वैसे ही उनका जो जवाब है प्रतिवादी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो उसमें मांगा है और 15 अप्रैल तक उसमें उनको जवाब सादर करना है, तब तक पूरी कार्रवाई स्थगित की है। इस बीच नागपुर के सेशन कोर्ट ने फहीम खान की जमानत याचिका पर सरकारी पक्ष से जवाब मांगा है। अब जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। बेल एप्लीकेशंस उसने कौन से ग्राउंड पे की, इसकी हमको अभी ऑफिशियली कॉपी नहीं मिली है। उनकी एप्लीकेशंस की कोर्ट ने आज उनके बेल एप्लीकेशन पे इशू नोटिस किया है। हमारे को जिस दिन नोटिस आएगा ऑफिशियली उसके बाद हम कह पाएंगे कि उसने कौन से ग्राउंड पे बेल क्लेम किया है। औरंगजेब की कब्र के मसले पर नागपुर में 17 मार्च को हिंसा हुई थी। हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज है। फहीम पर दंगाइयों को इकट्ठा करने और उन्हें हिंसा के लिए बढ़ावा देने का आरोप है। और ये बात करते कि ऐसे आरोप की जिसमें पति के मर्डर की आरोपी पत्नी ही है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड लगातार चर्चा में है, रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज ये जानकारी सामने आ रही है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान ने कबूल लिया उसने दूसरे आरोपी साहिल के साथ मिलकर जो हत्या की उसके पहले दोनों ने नशा भी किया था। पुलिस को कुछ ऐसे भी मैसेज मिले जिनसे ये संकेत मिलते हैं कि इस वारदात में मुस्कान ने ज्यादा बड़ा रोल निभाया है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पहले दिन से ही ये खबर आ रही थी कि इस पूरे मामले में नशा और तंत्र मंत्र का भी घालमेल है। अब ये पता चला है कि इस हत्याकांड में मुस्कान की सबसे बड़ी भूमिका रही है। आज हमारे पास वो सबूत है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे मुस्कान ने साहिल को हत्या के लिए तैयार किया। साहिल के मोबाइल फोन से एक पुरानी चैट बरामद हुई है जिससे पता चलता है कि फर्जी आईडी बनाकर मुस्कान उससे बात कर रही थी और उकसा भी रही थी। थोड़ी देर में हम आपको वो कमरा भी दिखाएंगे जिसमें सौरभ राजपूत की हत्या की गई। वो बेड, वो वॉशरूम, मिक्सी का वो जार, मौकाए वारदात पर मौजूद रही कई अहम चीजें आज आप पहली बार देखेंगे। लेकिन उससे पहले वो बड़ा खुलासा जिसने मुस्कान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर साहिल की मां के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया हुआ था। स्नैपचैट पर मुस्कान ने साहिल को लिखा, राजा बच्चे हमें क्षमा कर दें, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने, अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे, तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति, शक्ति अपना शरीर त्याग देगी, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी, बच्चे सब बिगड़ गया है, बच्चे तू गुड़िया का ख्याल रखियो, बच्चे अब मैं भी नहीं आऊंगी। मेरठ पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फर्जी आईडी बनाई हुई थी और वो साहिल से ऐसे बात करती थी जैसे उसकी मां हो। खबरों के मुताबिक करीब 18 साल पहले साहिल की मां ज्योति की एक बीमारी के बाद मौत हुई थी, लेकिन नशे का आदी साहिल अंधविश्वास में पड़कर ये मानता था कि उसकी मां की आत्मा उसके आसपास ही भटक रही है। कहा जा रहा है कि मुस्कान ने इसी बात का फायदा उठाया। मिसाल के तौर पर ये मैसेज देखिए जो स्नैपचैट पर मुस्कान ने ही साहिल को भेजा, लेकिन ये संदेश उसने साहिल की मां के नाम पर बनाए गए फर्जी अकाउंट से भेजा। राजा पास हो गई तेरी बहू, बन गई हमारे परिवार का हिस्सा, बहुत खुश हो गए बेटी से मेरी, पितृ का आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण, अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को। इसका वध मुस्कान के हाथों में लिखा है। यानी सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास को और बढ़ावा दिया। साहिल अक्सर कहता था कि वो अपनी मां से बात करता है,
साहिल की मृतक मां के नाम से अकाउंट बनाकर और उसकी तरफ से साहिल को मैसेज भेजकर मुस्कान ने इसी बात का फायदा उठाया। हमें ये जानकारी भी मिली है कि सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान ने ये कबूल लिया है कि सौरभ की हत्या से पहले दोनों ने नशा किया था। साल 2019 से ही साहिल और मुस्कान दोनों नशे के आदी थे। स्कूल की रीयूनियन पार्टी में साहिल से मुस्कान की मुलाकात हुई थी। दोनों सूखे नशे के साथ साथ ड्रग्स का इंजेक्शन भी लेते थे। सौरभ की हत्या के बाद दोनों नशे के लिए कसौल गए थे। दोनों इससे पहले भी नशे के सिलसिले में मनाली और कसौल गए थे। साहिल और मुस्कान की करीब 15 दिनों तक काउंसलिंग की जाएगी। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल में हैं। उनको बता दिया गया था कि ये कारागार में किसी तरह नशा तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसी के तहत जो है उनका उपचार किया गया और काउंसलिंग की जा रही है। साथ में रहने की बात भी ये लोग कर रहे थे। शुरुआत में इनको पता ही नहीं था। जब भी कोई बंदी आता है तो ये सोचता है कि अगर परिचित हैं तो साथ साथ रहें, लेकिन कारागार का नियम है कि महिला बैरक और पुरुष बैरक बिल्कुल पृथक हैं, एक दूसरे के आसपास आ ही नहीं सकते हैं। कोई भी लंबे समय से नशा कर रहा होता है, जैसे कि ये दोनों मुस्कान और साहिल कई सालों से नशा कर रहे हैं, और उनको अगर नशा ना मिले तो एक तरह की लत हो जाती है बहुत ज्यादा नशा करने की। और इसी बीच अगर नशा ना मिले तो उस दौरान जो है एक पैनिक अटैक आते हैं, जिनको विथड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। और ऐसे में जो नशे का आदी होता है उसको किसी भी कीमत पर नशा चाहिए होता है, नहीं तो उसको डिप्रेशन होने लगता है या उसको बेचैनी होती है। तो यही सारे जो चीजें हैं वो जेल में इन दोनों मुस्कान को और साहिल को हो रही हैं, क्योंकि ये लंबे समय से गांजे का नशा कर रहे हैं या फिर इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके जरिए नशा कर रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो एक तरह से रोजाना ये नशा करते थे, और ऐसे में अगर इनको अचानक से नशा बंद हो जाए तो ये जो सिम्टम्स है ये आते हैं। तो इसीलिए डॉक्टरों ने इनको दवाइयां दी हैं और उन दवाइयों से इनको थोड़ा बहुत आराम मिला है, और जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये धीमे धीमे ठीक हो जाएंगी। जेल में साहिल और मुस्कान साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। जेल प्रशासन ने बताया कि दोनों के परिवार से कोई मिलने नहीं आया। फिलहाल दोनों को सरकारी वकील मुहैया कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों के परिवार का कोई भी व्यक्ति अब तक मिलने नहीं आया है, तो दोनों ने सरकारी वकील की मांग की है, और ये बंदी कोई भी विधिक सहायता के बिना नहीं रह सकता है। कारागार प्रशासन का ये दायित्व है, उसी के तहत हम दोनों को सरकारी वकील के लिए दोनों के प्रार्थना पत्र अग्रसारित कर रहे हैं। इस बीच एनडीटीवी को उस कमरे के अंदर की तस्वीरें मिली हैं जिसमें सौरभ की हत्या की गई थी। अभी तक आपने साहिल के कमरे की तस्वीरें देखी, जिसमें शैतान की फोटो भी है और भगवान की तस्वीरें भी हैं। लेकिन अब आपको वो कमरा दिखाते हैं जिसमें सौरभ राजपूत की हत्या हुई। ये कमरा है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के उस घर में जिसमें मुस्कान रह रही थी। उसकी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कमरे के अंदर एक बेड पड़ा हुआ है। इस बेड पर सौरभ राजपूत की हत्या हुई थी। इसके साथ में एक वॉशरूम है जहां पर हत्या के बाद सौरभ के जो शव के टुकड़े हैं उनको अलग अलग किया गया, उसके शव को काटा गया। इसके साथ बेड पर एक मिक्सर ग्राइंडर भी पड़ा हुआ है, जिससे इस बात का शक है कि क्या सौरभ की हड्डियों को क्रश करने की तैयारी थी। साथ में मुस्कान का पर्स है, कुछ कागजात पड़े हुए हैं बेड पर। इसके साथ में एक अलमारी भी वहां पर रखी हुई है। तो ये वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर वो खूनी कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये पूरी जांच जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने वहां पर की है, और जो पूरा कमरा है उसकी मैपिंग भी हुई है। 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या कर दी थी और इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए थे। 17 मार्च को साहिल और मुस्कान मेरठ पहुंचने के बाद सौरभ के शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक 18 मार्च को मुस्कान ने कुछ मजदूरों को बुलाया था, लेकिन मजदूरों ने बदबू के कारण ड्रम को उठाने से मना कर दिया था। मुस्कान की एक पड़ोसी का कहना है कि वो काफी गुमसुम भी थी। इसी कमरे में ड्राम था, मतलब आपने जैसे बताया कि 18 तारीख में आपने उसको मुस्कान को यहाँ देखा? हाँ देखा, कमरे में बैठी थी। और ड्रम भी था? नहीं, ड्रम नहीं दिखा। ड्रम तो इस कमरे से वही दरवाजा बंद था, बस ड्रम वगैरह नहीं देखा। नहीं, मैं बोलती नहीं थी। अच्छा, 3 तारीख की रात को जैसे घटना हुई, क्या कुछ अंदेशा? नहीं, कुछ नहीं पता चल पाया, कुछ भी हमें। हम यहीं थे अपने घर में, कुछ नहीं पता चला कि अंदर ये क्या कर रही है। 17-18 को आपकी बात हुई जब वो आई है? नहीं, मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। आपने कहा ना वो बैठी थी यहाँ? हाँ देखा बस मैंने, वो गुमसुम सी बैठी थी।
अकेली अकेली बैठी थी, क्या परेशान लग रही थी? हाँ परेशान थी? परेशान थी। वो ड्रम को ठिकाना लगाने चाह रही थी, अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। 8-9 मजदूरों को लेके आई थी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा। लेकिन मजदूर ने ना इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए सारे मजदूर। बताया जा रहा है कि जब मुस्कान अपने पति सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने में नाकामयाब रही तो परेशान हो गई और अपने माँ बाप के पास जाकर उन्हें सारी जानकारी दे दी। इसके बाद ही मुस्कान के माता पिता उसको लेकर थाने गए और वहाँ पूछताछ के बाद पुलिस ने पहले मुस्कान और फिर साहिल को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सर स्वीटी बुरा का एक वीडियो आज चर्चा में है। इस वीडियो में वो अपने पति दीपक हुड्डा पर हमला करती दिख रही हैं। दीपक हुड्डा नेशनल कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान हैं। इस वीडियो में स्वीटी महिला थाने में कई लोगों के सामने दीपक हुड्डा का गला पकड़ती दिखती हैं। वीडियो एक सप्ताह पहले का बताया जा रहा है। स्वीटी और दीपक के बीच पहले से विवाद चल रहा है। दहेज को लेकर प्रताड़ना के एक मामले में स्वीटी ने एफआईआर दर्ज कराई हुई है। इस केस में स्वीटी की शिकायत पर हिसार में और दीपक की शिकायत पर रोहतक में केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि दीपक हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में मेहम सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर 15 मार्च की है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के एक बयान पर आज संसद में बड़ा हंगामा हुआ। बीजेपी ने डीके शिव कुमार की बर्खास्तगी की मांग की, जबकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। क्या है पूरा मामला, क्यों संसद में आज हंगामा जमकर मचा, ये रिपोर्ट देखिए। Whatever they are quoting is wrong. बीजेपी ने संसद में एक आरोप लगाया और हंगामा हो गया। आरोप कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को लेकर है कि उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण मुहैया कराने के लिए भविष्य में संविधान बदला जा सकता है। कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की बात पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the Constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly. कांग्रेस के डीके शिव कुमार ने फौरन एक बयान जारी करके स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने संविधान बदलने की कोई बात नहीं कही है। I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. इसके बाद कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। नोटिस में किरण रिजिजू पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने डीके शिव कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर राज्यसभा में पेश किया। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। डीके शिव कुमार जी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जैसा झूठ इरादतन और आदतन भाजपा बोल रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के कथित बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में संसद में ये विवाद जल्दी खत्म होगा, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से मेरे सहयोगी प्रशांत और कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू हुआ। कल दिल्ली का बजट पेश होने वाला है। नई सरकार का ये पहला बजट होगा। उससे पता चलेगा कि दिल्ली के लिए रेखा गुप्ता सरकार का अगले 1 साल के लिए क्या वित्तीय कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले आज बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट के जरिए तीसरी बार आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। डीटीसी पर सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी ने कैसे दिल्ली की ट्रांसपोर्ट सेवा का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार ने सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन ही आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया, जो दिल्ली परिवहन निगम को लेकर 110 पन्नों की सीएजी रिपोर्ट के रूप में सामने आया। जहां डीटीसी पहले 213-14 रुपए किलोमीटर में रन कर रही थी, अब उसी की जगह उसका 465 के आसपास 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा आ रहा था। जहां डीटीसी के ऊपर अब 8,500 करोड़ रुपए कर्जा चढ़ गया, तो डीटीसी को भी दोनों हाथों से लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसीलिए डीटीसी की कैग रिपोर्ट को दबा कर रखा गया था ताकि उनका भ्रष्टाचार उजागर ना हो सके। और आप जब कैग रिपोर्ट आई तो आम आदमी पार्टी वाले भाग रहे थे और अतिशी जी कह रहे थे कि इस कैग रिपोर्ट को क्यों पेश कर रहे हो, इस कैग रिपोर्ट पे कल चर्चा कर रहे हैं कि आज चर्चा करनी क्यों जरूरी है। तो आप बताइए, भ्रष्टाचार पे जब चर्चा होती है तो अतिशी जी भाग जाते हैं और कह रहे हैं चर्चा मत करो इसके ऊपर। क्यों मत करो? क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। सीएजी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डीटीसी 8,433 करोड़ के घाटे में है। डीटीसी की बसों की संख्या 4,344 से घटकर 3,937 हो गई। बसों की समय पर डिलीवरी नहीं होने के बावजूद ऑपरेटर पर पेनल्टी नहीं लगाई गई। सरकार ने फंड के बावजूद बसें नहीं खरीदी। 814 रूट से घटकर 468 रूटों पर ही डीटीसी बसें चल रही हैं। डीटीसी के किसी भी रूट पर बस संचालन फायदे में नहीं है। बस संचालन से डीटीसी को 14,198 करोड़ का घाटा हुआ। डीटीसी बसों में सीसीटीवी लगाने पर खर्च हुए 52 करोड़, लेकिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। क्लस्टर बसों के ऑपरेटर से 225 करोड़ किराया वसूल नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो पहले रिपोर्ट पढ़ेगी फिर जवाब देगी। दिल्ली विधानसभा में तीसरी कैग रिपोर्ट पेश हुई है, जबकि अभी 11 रिपोर्ट और बाकी हैं। मंगलवार को बजट भी आना है, लेकिन उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश न करने को लेकर आतिशी ने सरकार पर सवाल उठाए। क्यों इकोनॉमिक सर्वे विधानसभा के पटल पे प्रस्तुत नहीं हो रहा है? इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाह रही है? और मैं तो मुख्यमंत्री से ये भी पूछना चाहूंगी, क्या आपने बजट बनाने से पहले इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और अगर नहीं पढ़ा तो आपने बिना इस इकोनॉमिक एनालिसिस के दिल्ली का बजट कैसे बना दिया? माना जा रहा है कि दिल्ली के बजट के केंद्र में महिलाएं होंगी। इसके अलावा यमुना की सफाई और बुजुर्गों को पेंशन पर भी फैसला हो सकता है।